चलिए शुरुआत करते हैं। आज आप लोग साथ दीजिएगा तो संभवतः इतिहास का कड़ी समाप्त होगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बातचीत नहीं करिए। बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध करना शुरू किया था। यहां तक हो गया था। अगला पॉइंट देखिए, 4 मार्च 1931, इसको 5 बना लीजिए। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी स्वर्ण आंदोलन स्थगित कर दिए। पॉइंट समझिए, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी स्वर्ण आंदोलन चला रहे थे, पूरा फॉर्म में थे। अंग्रेज रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया था। पहला में कोई कांग्रेसी कोई भारतीय भाग नहीं लिया, मैंने कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। भारतीय तो थे ही लेकिन कांग्रेस की तरफ से नहीं गया। मैकडोनाल्ड का कहना था कि भारत माने कांग्रेस, कांग्रेस ही अगर नहीं जाए तो फिर भारत का कोई आया तो उसका उतना महत्व नहीं है। इसलिए प्रस्ताव भेजा कि भाई गांधी को या कांग्रेस को किसी को न किसी को भेजना होगा। लॉर्ड इरविन यहाँ गांधी जी पूरा फॉर्म में प्रोटेस्ट कर रहे थे। गांधी को बुलाया, कहा कि आपको गोलमेज सम्मेलन में जाना है। गांधी कहे कि हमारा भाई 11 सूत्री मांग है, वो पूरा करिएगा तब जाएंगे। मेरा मांग है भगत सिंह का रिहाई है, जो युद्ध में जितने भी जो प्रोटेस्ट में सबको बंदी बना के रखे हैं जेल में, वो सब का रिहा करिए, नमक वाला कानून हटाइए, तरह तरह के बहुत सारे मांग रखे थे। 11 मांग पूरा करिए तो जाएंगे, अन्यथा नहीं प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे। लॉर्ड इरविन को इंग्लैंड से प्रेशर आया है कि भेजना है। इरविन गांधी जी को सोफा पर गदी पर बैठा के अपने बैठ के बतियाया, कहा गांधी जी चल जाइए। पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा है अंग्रेज कोई भारतीय से। कहा कि आपका मैक्सिमम शर्त मान ले रहे हैं लेकिन भगत सिंह की रिहाई नहीं मानेंगे। भगत सिंह देशद्रोह में है, भगत सिंह का रिहाई नहीं होगा। जितने भी बाकी प्रोटेस्ट में कैदी है सबको रिहा कर देते हैं। गांधी जी चले गए प्रोटेस्ट बंद करके लंदन में गोलमेज सम्मेलन में। 1931 में इसी घटना के कारण जब भगत सिंह को फांसी हुआ तो गांधी जी को लोग पत्थर चलाने लगे, मारने लगे, काला झंडा दिखाने लगे, विरोध करने लगे। पहली बार बुलेट प्रूफ कार में लेके भागा गया गांधी जी को कि आप भगत सिंह को बचा नहीं पाए। परिस्थिति ऐसा हो गया, मतलब कि वो भगत सिंह, जाहिर सी बात है दोनों के तालमेल का मतलब कि इनका जो विचारधारा अलग है, उनका विचारधारा अलग है। दोनों का मंजिल वही है लेकिन रास्ता अलग अलग है। तो वही हुआ, स्थगित किया। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931। इसको दिल्ली पैक्ट कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसे कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया? स्वर्ण आंदोलन स्थगित किया गया। और स्थगित करके कहाँ गए? लंदन में गोलमेज सम्मेलन दूसरा में भाग लेने गए। दोनों जब बैठ के बातचीत कर रहे थे गांधी जी इरविन, तो सरोजिनी नायडू कही कि दो महान संत, दो महान आत्माओं का मिलन है। क्लियर है? यह क्वेश्चन पूछाएगा कल। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस के कराची में अधिवेशन हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू साहब जो है मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया, मैंने सीधा सीधे कई मूल अधिकार का मांग प्रस्तुत किया गया 1931 के कराची अधिवेशन में। क्लियर है? इस प्रस्ताव को बनाने वाले कौन थे? एम.एन. राय, जो मदद किए थे नेहरू जी के। आगे आ जाइए। मैंने सीधे सीधे बनाए थे नेहरू जी, लेकिन मदद कौन किए हैं? एम.एन. राय। अब देखिए, गांधी जी से लोग पहले नाराज है कि खुश है। गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में गए तो गोलमेज सम्मेलन में गए तो वहां मैकडोनाल्ड बांटने की बात कर रहा था, तो गांधी जी बीचे में से उठ के चले आए। गांधी जी जैसी गोलमेज में गए ना, सीढ़ी पर जैसे ही चढ़े राउंड टेबल पर बैठने के लिए, विंस्टन चर्चिल कहा कि यह अर्धनग्न फकीर है, कि अर्धनग्न फकीर है कि एक धोती खाली लपेट ले रहा था, इतना एक चर्चा है जी। तो गांधी जी वहां गए तो जब गांधी जी को कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ कमेंट करिए, उनको समस्या नहीं, वैसा थे कि वो गाल पर मारिए तो दूसरा चाहने वाला आदमी, तो कमेंट से कोई दिक्कत उनको नहीं था। वहां गए तो मैकडोनाल्ड बांटे के बात करने लगा कि दलित अलग है, सब अलग अलग करने लगा, हिंदू अलग है, दलित अलग है। तो गांधी जी कहे कि भाई बांटे में तो हम साथ नहीं रहेंगे, बीच में छूट के चला है। यानी गोलमेज में से भी अपना रंग दिखा के आ गए, भगत सिंह को भी नहीं बचा पाए। अब गांधी जी से कांग्रेस थोड़ा सा नाखुश है कि गांधी जी से वर्ण आंदोलन शुरू किया, वो नहीं चला पाए। इरविन समझौता कर लिए, गोलमेज में गए, वहाँ में से बीच में से आ गए, भगत सिंह को भी नहीं बचाए। पब्लिक आपके बहुत नाखुश है, इसलिए आपका बात जल्दी हम नहीं मानेंगे। तो देखिए गांधी कह रहा है, इस समय, मैंने कह रहा नहीं, कह रहे हैं भाई,
इस समय गांधी जी कह रहे हैं कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है। कौन अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दिया गया। एकरे में कराची अधिवेशन में कह रहा है कि जाइए गांधी जी, अनुमति है आपको, जाइए गोलमेज में चले गए। यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गए हैं कराची अधिवेशन के बाद। कहा? लंदन गए हैं। कौन गए हैं? गांधी जी। लेकिन वापस फिर आ गए। आइए आगे। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब बोलिए। हाँ हाँ, देखिए जैसे है कि ना, समाज का विचारधारा सब अब जो भगत सिंह को मानते हैं, भगत सिंह के विचारधारा के हिसाब से चलेंगे, उठा पटक मार धाड़ करेंगे। और गांधी जी हिसाब से अपना करेंगे, नेहरू जी अपना हिसाब से करेंगे। सबका अलग अलग बात है। अगर 10 गो आदमी है तो 10 तरह का सोच होगा, इसीलिए एक आदमी नहीं कर सकता। आइए दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखिए 1931 में। पहला 30 में और दूसरा 31 में। महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए। ठीक है। परंतु सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि अगर अलग अलग बांटने की बात करने लगा कि हिंदू को अलग देंगे, दलित को अलग देंगे, मुस्लिम को अलग देंगे, सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधि अगर अलग अलग करने लगा तो असफल रहा। गांधी जी आ गए। गांधी जी जब गए थे तो कौन जहाज से गए थे? SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। और बेसंटियान नामक इटली के पोत से वापस लौट के आ गए। क्लियर है? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में और दूसरा 1931 में। तीनों गोलमेज का अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड किया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही था। क्लियर हुआ? आगे आ जाइए। गांधी जी कहाँ रुके थे? गांधी जी SS राजपूताना से गए, बेसंटियाना से वापस आए, लेकिन वहां रुके कहाँ थे? किंग्सले हॉल। हाँ पूछेंगे। किंग्सले हॉल। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, खाली याद रखिए चल जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में तीनों गोलमेज सभा में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। रिप्रेजेंटेटिव थे अछूत के, गए थे। और पहला गोलमेज सम्मेलन में भी, दूसरा में भी और तीसरा में। मोहम्मद इकबाल गोलमेज सम्मेलन में कवियों का प्रतिनिधित्व किया था। पूछ लेंगे कल हो। मोहम्मद इकबाल कवियों का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक ना? मतलब है कि अछूतों का प्रतिनिधित्व करने कौन गए? और पहला गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड को समझाने में सफल रहे कि हिंदू अलग है, दलित अलग है, इसलिए निर्वाचन क्षेत्र जो दे रहे हैं, चुनाव क्षेत्र आरक्षण, वो अलग अलग दिया जाए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी 1932 में पुनः सविनय आंदोलन शुरू कर दिए। क्योंकि यहाँ से संधि होके सविनय इरविन पैक्ट होके गए थे कि बांटे उटे की बात नहीं होगा, वो बांटने लगा तो वापस आके फिर से शुरू कर दिए। लेकिन सविनय आंदोलन अंतिम रूप से 1934 को वापस ले लिया गया। कोई उतना एक्टिव होता है जितना शुरू में बीपीएससी प्रोटेस्ट में शामिल था, अंत में उतना हुआ ना हुआ। आई आगे वही फिर अंत में धीरे धीरे वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स मना कर दिया। गढ़वाल राइफल्स में है भारत के जवान सपूत, माने अंग्रेजी सेना में भारत का बेटा है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रही भी भारतीय के बेटा है। इन लोग कहा कि मेरा भाई सत्याग्रह करने आया है, गोली नहीं चलाएंगे। अंग्रेज का वेतन ले रहे हैं लेकिन वतन हिंदुस्तान है, इसीलिए गोली नहीं चलाएंगे। कौन नहीं चलाया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल इनकार कर दिया। ऐसा में 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी दे दिया गया। भगत सिंह को फांसी की सजा तय किया गया था 24 मार्च, लेके दे दिया गया 23 मार्च को। सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह के साथ सैंडर्स को गोली मारने में मदद किए थे, सहयोगी थे। इसी वजह से इन लोग को भी साथ में कैद हुआ, सजा हुआ। क्लियर है?
हाँ, गोली भगत सिंह चलाए थे। आगे देखिए, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? अखिल भारतीय अखंड भारत लेवल पर किसान सभा का पहला सम्मेलन 1900 अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव एनजी रंगा को चुना गया। क्लियर है? अब स्वामी सहजानंद सरस्वती एगो हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया। डायरेक्ट कहेगा हुंकार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से? और डायरेक्ट कहेगा हुंकार का संबंध कौन क्षेत्र से है? किसान से। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। पूछ चुका है बीपीएससी हुंकार। हाँ, पूछा है। पॉइंट क्लियर है? बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929। ठीक है, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन 1900 और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936। राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने थे, माने जुड़े थे इससे। आगे देखिए, किसान सभा आराम से एकदम देखिए। अखिल भारतीय किसान सभा, बात करें सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष, गठन 11 अप्रैल 1936। आगे आ जाइए, अवध किसान सभा, गठन खाली 1920। बिहार प्रांतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष, गठन 1929। भारतीय किसान संघ, गठन 1979। तीनों क्वेश्चन अलग अलग है ना। आगे आ जाइए आराम से। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1937-38 में बकास्त आंदोलन किए थे, बकास्त भूमि के लिए। जैसे मान के चलिए जो रैयती भूमि नहीं है, जो अंग्रेज कब्जाना चाह रहे थे, उसके लिए प्रोटेस्ट किए थे। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसका मतलब क्या है सर? याद करिए कि 1938 अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। अध्यक्षता अच्छा परफॉर्मेंस के कारण लोग कहे कि एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस को 1939 का त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अधिवेशन का अध्यक्षता करने दिया जाए। लोग नाराज हुए, गांधी जी नाराज हुए कि नहीं, अध्यक्षता पटाभी सीतारमैया को बनाया जाए। लोगों ने कहा कि चुनाव करा लिया जाए, जो चुनाव में जीतेगा वही अध्यक्षता करेगा। चुनाव जीत गए सुभाष चंद्र बोस और हार गए पटाभी सीतारमैया, तो अध्यक्षता कौन किए? सुभाष चंद्र बोस। जब त्यागपत्र दिए तो शेष समय के लिए अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि त्यागपत्र दे करके 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिए थे। देखिए, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के भीतर एक नया गुट का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाया था कि किसी के अधीन नहीं है, ये लोग आजाद है। फ्री इंडियन लीजन सेना, आजाद है इन लोग, किसी का अधीन नहीं है, गुलाम नहीं है। कौन गठन किए थे फ्री इंडियन लीजन? आगे देख लीजिए। 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम जगह है नामक स्थान के एक सरदार था, नाम था उधम सिंह, जो जालियांवाला बाग घटना से दुखी था और जीने का उद्देश्य ओडायर को हत्या करने का उद्देश्य था, इसका जीना। उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो पहले कभी पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, माइकल ओडायर, उसको गोली मारकर हत्या कर दिया।
लंदन में जाके चीफ गेस्ट था ही ओ डायर, और उसी चीफ गेस्ट में जहाँ इसको स्वागत करने के लिए बुलाया था लोग, वहीं पे इसको हत्या कर दिया। कौन? उधम सिंह। कब? 1940। ओ डायर जो 1919 में जो जालियांवाला बाग घटना घटा था, उस समय पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर था। पता नहीं। गांधी ने 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। बड़ा तेज दिमाग के आदमी है। लोकल आदमी तो गांधी जी है नहीं, गांधी तो गांधी थे। 1940 में गांधी जी पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है सर? जैसे कहा कि भाई एक बार हम लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो अंग्रेज सबको पकड़ के जेल में डाल दे रहा है। ऐसा करते हैं कि व्यक्तिगत एक हो सत्याग्रह करिए, एगो सत्याग्रह करिए, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आएगा अंग्रेज, अरेस्ट करके ले जाएगा, फिर दूसरा आदमी जाकर बैठिए। ऐसे दिन भर में एक जगह से 1 घंटा पर अरेस्ट करेगा तो 12 हो के न करेगा। अब एगो करिए भिगना पहाड़ी, तो एगो करिए गांधी मैदान मैंने दूसरा जगह करिए। एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पुलिस आएगा, अगला आदमी को अरेस्ट करने के लिए दूसरा मोड़ पर जाना पड़ेगा, घूम घूम के चारों तरफ जाना पड़ेगा। 10-12 को अरेस्ट करते करते दिन बीतेगा, फिर से कल प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसलिए अंग्रेज जो है से अनकसा जाएगा, एकदम इरिटेट हो जाएगा। इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाए। कौन कह रहे हैं? तो 1940 में पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के पहला सत्याग्रही कौन है? विनोबा भावे। पहली ना ना ना, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। तीसरा सत्याग्रही रामदास। तीनों के क्रम याद रखिएगा। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता। किसी आंदोलन को? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्लियर है? चलिए आगे देखिए। 1940 को मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्षीय किया। भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का मांग कर दिया। पहली बार मुस्लिम माने पाकिस्तान का बीजारोपण 1906 में हो गया था। मुस्लिम लीग का जब स्थापना हुआ, उस समय भारत में विचारधारा एकदम तनातनी चलने लगा। अंतोगत 1940 में अलग पाकिस्तान का मांगे कर दिया कि पाकिस्तान अलग। अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है और बंटवारा पहले ही से सोच लिए, तो आज़ाद होने में तो टाइम लगेगा ना। राष्ट्र का मांग कर दिया। अब पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग यहाँ से उठाना है। डायरेक्ट दम चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किया? चौधरी रहमत अली किए। एक पंपलेट प्रकाशन किया था इन लोग, अब या फिर कभी नहीं, उसी में पहली बार इस्तेमाल किया। ठीक है, एक पंपलेट प्रकाशित किया था। प्रकाशित एक पंपलेट डायरेक्ट यहाँ से, अब नहीं फिर कभी नहीं, उसी में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 1940 में लॉर्ड लिथगो अगस्त घोषणा किया। इसके द्वारा मुसलमान को आश्वासन दिया। अगस्त घोषणा में क्या है? तो मुसलमान को आश्वासन दिया गया है। जैसे इन लोग तो चाह रहा था ना अंग्रेज लोग कि दूसरा विश्व युद्ध में शामिल हो जाए भारतीय, और कांग्रेस कह दिया था ना कोई भाई ना कोई पाई, ना कोई भाई जाएगा ना कोई पाई, कोई जाए नहीं करेगा, पाइयों नहीं मिलेगा भाइयों नहीं मिलेगा। तो इन लोग चाह रहा था कि अगर मान के चले विश्व युद्ध में भारत नहीं जाएगा तो विश्व स्तर पर हमको कहे का जाइए का तो गुलाम है भारत, तुम्हारा तुम्हारा गुलाम है, तो कहे नहीं कोई आ रहा है, यही बात मानता है नहीं कह देगा। ये कहता कि हमारे चेला है, अब मुखिया जीत गया तब वो वोट दे जा रहा है दूसरे के जी। मतलब किरकिरी होगा ब्रिटेन का, इसीलिए चाह रहा था कि भारतीयों को माने इंसल्ट होने से अपना बचाने के लिए कैसे शामिल करे, और वही खोज रहा था कि कौन जाएगा कौन जाएगा। जीना मिल गया। जीना को कहा कि ऐसा करो, गोल में विश्व युद्ध में साथ दो, हम तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। जीना कहा कि ठीक है। भारत में बड़ा लोकप्रियता बढ़ रहा है मुसलमान में, सिकंदर हयात खां है पंजाब के, और लोग जीना जीना करते करते सिकंदर हयात खां भी करने लग रहा। आप प्रॉमिस करिए कि भारत में जब भी मुसलमान से बात किया जाएगा, मुस्लिम लीग से बात किया जाएगा, तो बात जीना से किया जाएगा, सिकंदर हयात खां से बात नहीं किया जाएगा। कहा कि कौन बड़का बात है, जब भी बात करेंगे तुम्ही से बात करेंगे, बस खाली दूसरा विश्व युद्ध में साथ दो। लिथगो लेके आ गया, प्रस्ताव लाया। जीना कहा कि ठीक है चलिए बात करिएगा हमारे से,
हो गया, चल गया का लोग। 1940 में लॉर्ड लिलित को अगस्त घोषणा, मुसलमान को आश्वासन दिया ब्रिटेन और भारत के बीच में किसी भी तरह का अगर समझौता होगा तो अल्पसंख्यक की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? और पूर्ण ध्यान रखा जाएगा तो फिर सिकंदर हयात से बात नहीं करिएगा। ये कौन कंडीशन रख रहा है? जी ना। आगे आ जाए, क्रिस प्रस्ताव आया। प्रधानमंत्री चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, अध्यक्ष यही है, क्रिस मिशन का घोषणा किया। इसके और भी इस क्या कहा था क्रिस मिशन? कहा कि युद्ध के बाद, माने दूसरा विश्व युद्ध के बाद, भारत को डोमिनियन राज का दर्जा देंगे। माने दो राज्य बनाएंगे ऐसे, भारत और पाकिस्तान, जिसका सर्वसत्ता ब्रिटेन के पास रहेगा, लेकिन दोनों को पावर देंगे। पाकिस्तान भी अलग, भारत भी अलग, दोनों स्वतंत्र रहेगा, हाँ ब्रिटेन के अधीन रहेगा। ये कह रहा है डोमिनियन राज का दर्जा देंगे। और नहीं, संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था कि संविधान बनाने के लिए वो परिषद बनाएंगे जिसे संविधान का रचना करेंगे, तरह तरह के कानून बनाए जाएंगे। कौन में कह रहा? क्रिप्स मिशन में। अब क्रिप्स मिशन में सब बात कह रहा है तो इन लोग भारतीयों को खराब लग रहा है कि भाई पहला विश्व युद्ध में शामिल किए भारतीयों को, लोग सार्जेंट कह दिया गांधी जी के, और शामिल भी किए, युद्धो जीत गया, कोई अधिकार नहीं दिया, कोई नियम, कोई संविधान, कुछ नहीं किया, तो यही जीत जाएंगे तो तुम लोग कर देगा, ये कौन जानता है। इसलिए पोस्ट डेटेड चेक है कि ऐसा चेक है जिसका बैंक कंगाल हो गया है, इसलिए ये वाला हम ना मानेंगे। अस्वीकार कर दिए भारतीय लोग कि झूठो मोटो के आश्वासन है, कोई जात नहीं है कि युद्ध जीत जाएगा तो जरूरी है कि तुम करिए देगा, और तू ही जीत जाएगा ये कौन जानता है। ये तो कंडीशनल हो गया। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्रता होगी। एक में कह रहा है कि मुस्लिम लीग को मन होगा तो भारतीय संघ में रहे, न तो अलग भी रह सकता है, स्वतंत्रता होगा मुस्लिम लीग के पास कि भारतीय संघ में रहे कि अलग रहे। क्रिस मिशन में कह रहा है कि मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने की स्वतंत्रता होगी, भारत संघ में नहीं रह सकता मुस्लिम लीग, और राजाओं को भी अलग राजा स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। जो रियासती राजा है वो भी स्वतंत्र है कि भारत संघ में नहीं रहना तो मत रहिए, अकेले भी आप स्वतंत्र रह सकते हैं। एक तरह से कहीं बांट के न कर रहा जी कि अलग स्वतंत्र रहने का भी स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस देखिए इन लोग क्या किया, इन लोग सब स्वागत करेंगे, बड़ी बढ़िया काम कर रहा है, तुम खराब काम कर रहा है, अंग्रेज के अच्छा काम कर रहा है जी, खराब काम कर रहा है। कहा से दोनों के दियो दे रहा है कि मन होगा मुस्लिम लीग तो रह सकता है और नहीं मन होगा तो नहीं रह सकता है। कौन कह रहा? अंग्रेज। और देश रियासती राजा को भी कह रहा कि मन तो अलग भी रह सकता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों, मुस्लिम लोग ऐसा भी मैंने ऐसा वो भी तो आज़ादी चाह रहा था, अलग पाकिस्तान चाह रहा था, इसका मतलब थोड़े कि गद्दारी चाह रहा था। तो मुस्लिम लीग दोनों ने और कांग्रेस दोनों किस प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, कहा कि सब कुछ ना होगा, क्योंकि यह किसी भी प्रकार का भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं कह रहा था। कोई है में लग रहा है स्वतंत्रता की बात कर? मुस्लिम लीग को भारत संघ में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, राजा अलग भी रियासत रख सकते हैं, मन होगा तो डोमिनियन राज बनाएंगे, दो अधिराज करेंगे, और डोमिनियन दोनों का सर्वसत्ता पर भी टेने रहेगा, तो आज़ादी मिल रहा है सब। कहा तो आज़ादी की बातें नहीं आप लोग कर रहे हैं जी। आइए आगे, इससे भविष्य का वादा करार करके, मैंने कहा कि भविष्य का ही वादा है, कौन जानता है। गांधी जी ने इसे प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक, पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। क्लियर हुआ? कहा कि लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं, जब गांधी जी कहे कि पोस्ट डेटेड चेक है, जवाहरलाल नेहरू कह रहे कि डूबते हुए बैंक का ही चेक है जेकर बैंक डूबे वाला पर, कंगाल होने के कार पर है, ओकर चेक हम लेके क्या करेंगे, नेहरू जी कह रहे हैं। तो अब जाकर के 11 अप्रैल 1942 को क्रिस मिशन को क्या कर लिया गया, वापस बुला लिया गया, क्रिस प्रस्ताव वापस ले लिया गया। क्लियर है? 1942 में वर्धा, कहाँ है वर्धा भाई? महाराष्ट्र में जगह है। वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस लोग अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और फिर अनुमति मिला। अब देखिए 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। भाई योगदान दिया है तो आज़ादी ऐसी, मैंने कहने का मतलब जो सपूत शहीद हो गए, जो सपूत का मृत्यु हो गया तो सबके नारे लगाए जाते थे, ऐसा नहीं है।
तो तिलक दिवस मनाया गया। क्लियर है? और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुआ और उस बैठक का अध्यक्षता 42 में कौन किए? अबुल कलाम आजाद। गांधी जी भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। गांधी जी जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए कहे थे, तो शुरुआत में कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रहा था, नाराज चल रहा था ना कि गोलमेज से आ जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल रहा, भगत सिंह को नहीं बचाए, लोग विरोध कर रहे हैं, आपका काला झंडा दिखा रहे हैं, अब कांग्रेस को तो नाम नहीं ना डुबाएंगे आपके चक्कर में, ऐसा सोच रहा है। मैंने एक तरह से कहिए कि मैंने उतना लाइटेड उस समय नहीं ले रहा था। तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति भी कहा, स्वीकार कर लिया कि हाँ भारत छोड़ो गांधी जी चला सकते हैं आप। समझ में? गांधी जी स्टेटमेंट एक जगह दिए हैं कि एक मुट्ठा बालू के रेत से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे, इसलिए हल्का में मत लो कि मैंने कुछ ना करेंगे। उतना बड़का नेता है, अगर मान कर चलिए अमित शाह बीजेपी से अलग होकर पार्टी बना लेगा तो ना बड़का पार्टी बना लेगा। आइए आगे आगे देख लीजिए। तो 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया और 8 अगस्त के फिरोज शाह मेहता 8 अगस्त के और नासफ अली सब झंडा फहरा दिए और भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज कर दिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज कब हुआ? शुरुआत हुआ तो 8 अगस्त 1900, कहीं जगह 9 देगा लेकिन 8 ही करना आपको। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ। क्लियर? कोई बात नहीं, 8 बना लीजिए। इसी आंदोलन में गांधी जी नारा दिए, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिए। कहा से इज्जत के बात ना आ गया? कहा था गांधी जी के कौन सा आंदोलन हिंसात्मक आ गया था? एगो थाना में आग लगाला के चलते में आंदोलन वापस ले लिए, और ऐसा सिचुएशन है कि हिंसा भी आ गया तब वो नहीं वापस लिए। इज्जत के बात आ गई है ना? आगे आ जाइए। अब अंग्रेज सबको कहे कि बहुत बढ़िया आंदोलन करो तुम लोग, सवेरे सवेरे एकदम ऑपरेशन 0 आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को प्रातः काल सवेरे सवेरे ऑपरेशन 0 आवर के तहत जितना भी कांग्रेसी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को और अन्य नेता को, महत्वपूर्ण नेता जितना भी थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा था। मिला? जेले है, मैंने नजरबंद कर दिया एक तरह से, जहीं तहीं अरेस्ट कर लिया एकदम, कोई जरूरत नहीं कि जो मैंने प्योर जेल रहेगा तबे, जहीं तहीं मैंने नजरबंद कर दिया मैंने। हाँ 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 हाँ, देखिए ना आगे मिलेगा। कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य अन्य सदस्य को अहमदनगर के दुर्ग में, देख रहे हैं कांग्रेस के और भी कार्यकारिणी मेंबर थे, अहमदनगर किला में रख दिया। कोई जरूरत नहीं कि जेल में सबके। सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, कौन है कस्तूरबा गांधी? पत्नी आगा खां महल में इन लोग का भी रखा गांधी जी के साथ, माने पति पत्नी यहाँ दोनों है। देखिए यहाँ, जहां कुछ दिन बाद कस्तूरबा गांधी का मृत्यु हो गया, माने समझिए प्रोटेस्ट में पत्नी का मृत्यु हो जाए, अगर आज के आधुनिक पति रहेगा थाना में आग लगा देगा। ना लगा देगा? आतंकवादी बन जाएगा, कफन बांध लेगा, है ना? लेकिन देखिए वो क्या करेंगे से, देखिए वो क्या करेंगे से, गांधी जी आगे देखिए क्या करेंगे। वो जवाहरलाल नेहरू को देखिए कहाँ रखा है, अल्मोड़ा जेल में। और राजेंद्र बाबू की तबीयत खराब था, पटना थे, नहीं गए थे, तब वो अंग्रेज कहा कि हो सकता है हो करेगा। राजेंद्र बाबू को भी बांकीपुर जेल में बंद कर दिया। मौलाना अबुल आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा, मैंने सबके बड़का बड़का नेता के बंद कर दिया। तो हुआ कि अब भारत छोड़ो आंदोलन चलाएगा कौन? उस समय 21 दिन एग्जाम में बच रहा था जयप्रकाश नारायण जेपी का, कहा कि हम पढ़िए के क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी आंदोलन में कूद गए और भारत छोड़ो आंदोलन का मोर्चा संभाल लिए। जब मोर्चा संभाल लिए तो पकड़ लिया अंग्रेज, इनको भी हजारीबाग जेल में डाल दिया। और सब कोई हजारीबाग जेल में और भी इनके साथी दोस्त प्रेम सब था। और उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी के मदद से दिवाली के दिन थाली पीटते पीटते इन लोग नाखून से दीवार को खरोच के छेद कर दिया और भाग गया। भाग कर नेपाल आजाद दस्ता सरकार का गठन किया
वहीं से भूमिगत छुप छुप करके भारत छोड़ो आंदोलन का जयप्रकाश नारायण नेतृत्व किए। इसी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को लोक प्रसिद्धि मिला, लोग जानने लगे, पॉपुलर हो गए कि ऐसा नेतृत्व करने वाले। तो उसके बाद नेपाल अंग्रेज को बुला लिया कि यहाँ जयप्रकाश नारायण छुपल है, और अंग्रेज से पकड़वा दिया, फिर से बंद कर दिया हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को। और उसके बाद फिर भागे, फिर बंद किया, पॉपुलर हो गए जयप्रकाश नारायण। उसी समय उषा मेहता रेडियो प्रसारण के कारण पॉपुलर हो गई। रेडियो में बोल दी खाली 12 बजे दिन से 4 बजे दिन तक प्रोटेस्ट किया जाएगा, धन्यवाद, प्रोटेस्ट हो जाता था। अब अंग्रेज खोल के कहाँ से बोल रहा है, कहाँ से क्या। अब मैंने कहा था कौन सा आंदोलन बिना नेतृत्व के चला है, भारत छोड़ो आंदोलन। समझ में आया। अब देखिए, जेकर पत्नी मर जाए तो आग लगा दे रहा है। गांधी जी देखिए क्या कर रहे हैं से 1943 से गांधी जी जेल में 21 दिन का उपवास शुरू कर दिए। गांधी गांधी है, उपवास शुरू कर दिए, फास्टिंग में रहेंगे। मैंने 21 दिन का उपवास 1943 में शुरू कर दिए। बाद में 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया लोग कि जाइए जाइए। अब खाना पीना छोड़ेंगे तो तबीयत खराब होगा ना जी। तो अंग्रेज को इस कदर झुकाने के काम ही करते थे अंग्रेज। देखे कई बार देख रहे हैं, 2 बार तो आप पढ़ चुके कि रिहा कर दिया, रिहा कर दिया, देखे ना, बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई बेल उल के रिहा कर दे रहा है। इसका मतलब दबदबा रहा होगा तब ना। हाँ, सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं था। गांधी जी ऐसा आदमी थे कि अंग्रेज के खिलाफ अंग्रेजे के गाड़ी से आंदोलन करने जाते थे। समझ सकते हैं, ले भी जा रहा है, पहुंचा भी रहा है। अब माने छोड़ दिया जब तो पहुंचाएगा नहीं, तबीयत खराब है तो घर तक पहुंचाइए। तो अंग्रेज के गाड़ी से अंग्रेज के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने जाते थे। भारत को मैंने कहने का तात्पर्य है, ब्रिटेन के धरती के 2/3 के राजा से मिलने के लिए लोग के अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। जो ब्रिटेन का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। उगते सूरज जापान से लेकर डूबते सूरज ब्रिटेन तक पूरा अधिकार था ब्रिटेन वासियों का। 2/3 के जो मालिक होगा, समझिए कितना बड़ा आका होगा, कितना बड़ा शहंशाह होगा वो। अभी वार्ड सदस्य से मिलने के लिए 3-4 बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप बताइए 2/3 राजा से मिलने के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ता हो। गांधी जी बिना अपॉइंटमेंट के कभी भी मिलते थे, डायरेक्ट वो सबसे मिलने का कंडीशन होता था। सबसे नहीं मिलता तो बड़ा बड़ा लोग है ना, मान के चलिए कोई के पटने में टीचर लोग हैं तो सबको मिलेगा थोड़े, उनसे जाइएगा तो नहीं। बड़का बड़का लोग नहीं मिल पाता है। तो कंडीशन था कि भाई टाई वही पहन ले रहेगा, एकदम सूट बूट में वो सब मिलेगा। गांधी खाली एगो धोती लपेट ले रहते, डंडा ले ले, गेट पर जाओ बोलो गांधी आया। डायरेक्ट भेंट होता था गांधी जी का बिना अपॉइंटमेंट के। एलिजाबेथ वगैरह कोई भी हो, एलिजाबेथ एक बार हंसी हंसी में पूछा कि और गांधी बताओ क्या हाल है तुम्हारा, हिंदुस्तान की कैसी व्यवस्था है, क्या हाल है। धोती उठ ऐसे सरिया के बोले कि मैडम बताएं कि दिखाएं। समझ सकते कितना बड़ा, इतना बोलने का साहस किसी को होगा, किसी को होगा कि अंग्रेज लोग तन का कपड़ा तक नहीं रहने दिया है, इतना लूट रहा है सब, इसलिए कुछ किया जाए, कोई व्यवस्था किया जाए। समझ सकते हैं किसी का बोलने का हिम्मत होगा। आयु गांधी जी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर अरनासफ अली ये झंडा फहरा दिए थे 8 अगस्त को। कांग्रेस का झंडा फहरा के प्रोटेस्ट का शुरुआत कर दिए। भारत छोड़ो आंदोलन है ना। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हो गई थी। राम मनोहर लोहिया, BM खाकर रेडियो प्रसारण से संबंध, इन लोग भी साथ दे रहे थे। कहेगा जयप्रकाश नारायण को कौन भगाए में, तो राम वृक्ष बेनीपुरी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे थे। बिहारी थे राम वृक्ष बेनीपुरी, वही मदद किए थे। विशेषकर मुस्लिम लीग, अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन से क्या है, इन लोग विरोध में है कि काहे चला रहे हैं जी। आगे आ जाइए। कारण कि मुस्लिम लीग चाह रहा था कि पाकिस्तान अलग चाहिए, इन लोग आजादी के लिए थोड़े फिर करने लगा। इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बन गया कि हम लोग आजाद हैं, भारत छोड़ो, आपका सरकार का वैल्यू नहीं मानेंगे। जेकरा में बलिया में चित्तू पांडे सरकार बनाए। एक पॉइंट क्लियर, एक खाली। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए, जो मुस्लिम लीग समर्थन नहीं कर रहा है भारत छोड़ के और कांग्रेस चला रहा है, तो दोनों के बीच बातचीत करने के लिए श्री राजगोपालाचारी 1944 में दिव्य
आउट नामक पंपलेट जारी किए ताकि आप लोग दोनों मिल जाइए भाई, मिल करके प्रोटेस्ट करिए, कुछ करिए जिससे देश की आज़ादी की बात हो। ऐसा में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने के विचार आया था कि एगो ऐसा फौज का गठन किया जाए जो ब्रिटेन के अधीन नहीं हो, वो फौज हो लेकिन भारत का फौज हो, और सब ब्रिटेन के अगेंस्ट माने स्वतंत्र फौज हो, वो किसी के अधीनता माने न हो। कौन कह रहे हैं? आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी। डायरेक्ट आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कौन किया? तो रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना केकर दिमाग का उपज है? कैप्टन मोहन सिंह का। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पहला डिवीजन जो नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, आज़ाद हिंद फौज का पहला डिवीजन यहाँ तक उठाइए, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, जो क्या रहा? असफल रहा 1942 में ना, असफल हो गया था 1942 में, महीना का अंतर है, शुरुआत में असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी, आगे आगे चले वाला है। समझ में आ रहा है? भारत की स्वतंत्रता है तो विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मनी पहुंच गए। कोई देश था दुनिया का जो भारत को आज़ादी देखना चाहता था कि शोषण हो रहा है भाई, तो शोषण में नहीं होता, किसी का शोषण हो तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, कैसे शोषण कर लेगा। तो वही जर्मनी से सहायता प्राप्त करने में सफल हो गए। और उस समय हिटलर है वहाँ, हिटलर का मतलब ही समझ रहे, खाली नाम है काफ़ी है हिटलर। हिटलर आश्वासन दिया सुभाष चंद्र बोस को कि भारत की स्वतंत्रता में हम आपके साथ हैं, आपको साथ देंगे। और सुभाष चंद्र बोस यहाँ जेल में से फरार हो गए थे, फरार होकर वहाँ गए थे जर्मनी जा करके रेडियो स्टेशन स्थापित किए, वहीं से रेडियो से भारत को संबोधित करते थे, वहीं से लोग को जानकारी देते थे, माने वहीं से एक तरह से कहीं के प्रोटेस्ट चला रहे हैं, लोग को जागरूक कर रहे हैं। जर्मन विशेष मंत्रालय की सहायता से, जर्मन के मंत्रालय से मदद लिया और द फ्री इंडिया सेंटर खोला रेडियो प्रसारण के लिए, और जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चा छपवाते थे और भाषण देते थे, जो भारत में लोकप्रिय होता था। ऐसा में आगे आ जाइए। इतना ही नहीं, देखिए 1942 में बोस ने जो उत्तरी अफ्रीका में भारत के जो कैदी था, सब जेल में जो डाल दिया था, उन लोग पकड़े गए भारतीय युद्ध में, माने भारत के जो युद्ध में, जैसे विश्व युद्ध में भाई पकड़ाया ना बहुत सारा सैनिक, सरेंडर किया तो भारतों के टोकरा में था, पकड़ा गया तो भारतों के टोकरा में था, कारण कि पहला विश्व युद्ध में भारत भी शामिल था। तो वही कह रहा कि उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदी, माने भारत वाला जो युद्ध में शामिल हुआ था सेना, उसको बंदी बना लिया था लोग। उस सबको 10,000 सैनिक को रिहा करवाया, रिहा करा करके एक 10,000 सैनिक का दल बनाया। कौन बना रहा है? कि कैदी से अच्छा नहीं कि सेना में रहो, और जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया, सेना का रूप दे दिया, कैदी है अब सेना बन गया। अब जाहिर सी बात है, युद्ध वाला पहले तो इन लोग आखिर सैनिक न था, कैदी बना दिया गया था पकड़ करके, लेकिन फिर सैनिक वास्तविक बन गया, तो अपना वास्तविक रूप में आ गया ना लोग। अब माने सैनिक, पहले सैनिक का जो कर्तव्य है वो तो निभाना फिर शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र बोस 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन किया, जिससे जर्मनी और जापान भी समर्थन किया। समझ सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन किया। अरे आजाद हिंद फौज है रास बिहारी बोस, लेकिन आजाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस। ये आजाद हिंद सरकार कहने का मतलब कह रहे हैं कि भारत का आजाद हिंद सरकार वो सरकार है जो ब्रिटेन के कोई बात नहीं मानेगा, ये जहां जाएगा वहां आजादी है। ये आजाद हिंद सरकार, इसमें जो मेंबर हैं सब आजाद हैं, ब्रिटेन के कोई नीति उति से कोई मतलब इसको नहीं है। आजाद हिंद सरकार का गठन किया सुभाष चंद्र बोस, और जेकर जापान भी मदद किया, समर्थन दिया, और जर्मनी भी। दुनिया के वैसे बड़े बड़े देश अगर समर्थन दे रहे हैं तो आज़ादी के निकट पहुंचने में टाइम लगेगा। देखिए आगे आइए। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज का स्थापना किया था ना 42 में, 43 में आजाद हिंद फौज का भी सर्वोच्च सेनापति बन गए। कौन? उधर फ्री इंडिया लीजन है, आजाद हिंद सरकार का गठन किए, अब आजाद हिंद फौज का सेनापति बन गए। रास बिहारी बोस कहा कि बुजुर्ग के हाथ में कपकपी होता है, अब हम ये हाथ में उतना शक्ति नहीं इस संगठन को आगे स्वरूप दे सके, अब आगे सुभाष आएगा जो स्वरूप देगा। सुभाष चंद्र बोस को सर्वोच्च बना दिया। सुभाष चंद्र बोस गर्जे वाला आदमी है। आजाद हिंद फौज के 3 गो ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, 3 गो ब्रिगेड। महिला के ब्रिगेड का नाम है लक्ष्मी रेजिमेंट। क्लियर है? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट
का नेतृत्व कौन कर रही थी? खाली डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, समझ सकते हैं, रियल में डॉक्टर थी, ऐसा ना कि मैंने पीएचडी वाला, खाली डॉक्टर थी लेकिन महिला ब्रिगेड का नेतृत्व कर रही थी कि आज़ादी में हम आपके साथ हैं। कौन? डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। आगे आ जाइए ना, सब नहीं। आजाद हिंद फौज के झंडा कांग्रेस की तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चित्र था, जिधर जाता था दहाड़ते हुए शेर वाला। अब देखिए 1943 को जापान में अंडमान, कई बज गए कि घर जाना है जी? 10 मिनट, 10 मिनट में कम से कम सुभाष चंद्र बोस हो जाता। कोई बात नहीं, जाइए जाइए। अच्छा